बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आपको ये समझ नहीं आ रही होगी कि ईरान और अमेरिका के दरमियान चल क्या रहा है। आबनाए हम्स खुलने की खबर आती है, बैंड बाजे की तैयारियां हो रही होती हैं, शादियाना बजाने की प्लानिंग हो रही होती है और मुईशत अपनी वेस्ट कोट सिलवा रही होती है कि अब सब कुछ सही चलेगा। पेट्रोल की कीमतें बारिश के कतरे की तरह नीचे आ रही होती हैं कि एकदम से पूरी दुनिया की आंख खुल जाती है। वो सुख का सांस जो उन्होंने लिया था, वो चंद सांसों के बाद ही फिर दोबारा एक अजीब कश्मकश में मुब्तला हो चुका है। आबने हम्स को ईरान ने दोबारा बंद कर दिया है। अमेरिका की नाकाबंदी जारी है। एक तरफ ट्रंप तो ये कह रहे हैं कि मुज़ाकरात बहुत अच्छे चल रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ रूस और ईरान ये दावा कर रहे हैं कि नाकाबंदी के बहाने अमेरिका ज़मीनी हमले की तैयारी कर रहा है। ये मुज़ाकरात क्यों ख़राब हुए, इसके साथ ही क्या वाकई ज़मीनी हमले की तैयारी की जा रही है। भारत के साथ बहुत बुरा हुआ है। कहा यह जा रहा है कि उनका राफेल गिर के तबाह हो गया या SU-30 MKI गिर के तबाह हो गया। उनके 2 बहरी जहाज़ों पे ईरान की बहरिया ने फायरिंग कर दी, वहाँ पे आग लग गई। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इसके ऊपर भी आपको बात करेंगे और साथ में आपको ये भी बताएंगे कि इस वक्त खित्ते के अंदर आलमी ताकतों की एक नई तरतीब बन रही है और पाकिस्तान के लिए किस तरह एक बड़ा मौका है और कौन कौन से नए इत्तेहाद इस वक्त आप ही कह सकते हैं कि क्यू में हैं और वो बनने जा रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे ही आबनाए हम्स खुलने की खबर आती है, ये सारी कहानियाँ आप सुन चुके होंगे। ट्रंप की ट्वीट्स के बारे में भी सुन चुके होंगे, पेट्रोल की कीमतें नीचे आने के बारे में भी सुन चुके होंगे और फिर उन्होंने उसके बाद दावे करना शुरू कर दिए कि ईरान की इनरिच्ड यूरेनियम जो है वो अमेरिका आएगी और हम उनके ऊपर पाबंदियां हटा देंगे और इसके साथ और बहुत कुछ उन्होंने दावे किए। उसके फौरी बाद ही बाकिर कालिबाफ, जो कि ईरानी वफद के सरबराह थे जो पाकिस्तान आया था मुज़ाकरात करने के लिए, उन्होंने एक ट्वीट की और उन्होंने कहा कि ट्रंप ने 1 घंटे में 7 झूठ बोल दिए हैं और जो 7 दावे किए गए हैं वो मुकम्मल तौर पे झूठ हैं। अच्छा, अब वो ये कहते हैं कि आप झूठ बोल के जंग नहीं जीत सकते। देखें, ये बात समझने वाली है कि इस वक्त ईरान के लिए भी और अमेरिका के लिए भी जो जंग होनी थी या जो हो चुकी है या जो नुकसान हो चुके हैं, उसकी कहानियां तो बाद में सुनाई जाएंगी, लेकिन सबसे पहली कहानी अपनी आवाम को ये बतानी है कि भाई ये जंगबंदी क्यों हुई, ये जंगबंदी के पीछे असल सोच क्या थी, किसका हौसला टूटा, किसके वसाइल ख़त्म हुए, किसने पीछे हटने का फैसला किया। जब तक आवाम ये बात नहीं सुनेगी और वो मुतमिन नहीं होगी, वो अपनी कुर्बानियों को ऐसे लगेगा कि जैसे उनका सौदा कर दिया गया। और यही हमने ईरान के अंदर ट्रंप की ट्वीट्स के बाद देखा कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया और कई हल्कों ने तो यहाँ तक कह दिया कि अब्बास अरागची, जिन्होंने ये ट्वीट की थी आबनाए हम्स को खोलने की, उनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। अच्छा, ये चीज़ें भी चल रही थी। अब इस वक्त हुआ ये कि लिबनान के अंदर जंगबंदी होती है, उसके गुडविल जेस्चर के अंदर आबनाए हम्स को खोल दिया जाता है, लेकिन जाहिर सी बात है जब आपको बोलने की आदत हो, आपको लाइमलाइट में रहने की आदत हो, तो फिर मामलात इसी तरह ख़राब होते हैं। फील्ड मार्शल अभी रात को वापस आए थे और आके सोए थे और सो के जब वो उठे हैं तो खेल मुकम्मल तौर पे बदल चुका था जो वो छोड़ के आए। लेकिन इस हवाले से ये बात की जा रही है कि फील्ड मार्शल के थ्रू अमेरिका ने नई तजावीज़ ईरान को भेजी हैं और अभी ईरान उनके ऊपर गौर कर रहा है। और ये एक जस्ट गुडविल जेस्चर था कि आपने लिबनान के अंदर 10 दिन का सीज़ फायर कर दिया, हमने आबनाए हम्स जो है वो जितने भी दिन पड़े हुए सीज़ फायर में हमने उतने दिनों के लिए खोल दी। आप उसी मखसूस रास्ते से आप निकालते रहे अपने जहाज़, जबकि 8 टैंकर जो हैं वहाँ से रातों रात निकल भी गए। तो उसके बाद जो अगली चीज़ ये थी कि ईरान ने कहा कि हमें हमारे ऊपर सैंक्शंस हैं, जिसका बड़ा एक मैटर है हमारे ऊपर और बड़ा प्रेशर है और हम चाहते हैं कि ये सैंक्शंस ख़त्म हो ताकि हम दुनिया के साथ कारोबार करें, अपना तेल बेचें और बहुत कुछ करें। तो उसे वो कंपनसेशन के बदले में मांग रहे हैं कि जो नुकसान आप हमारा कर चुके हैं उसके बदले में ये पाबंदियाँ हटाई जाएँ। जाहिर सी बात है हर एक चीज़ के बदले में एक को देनी पड़ेगी, एक को लेनी पड़ेगी, एक को छोड़नी पड़ेगी। तो इसी तरह ही जब आप जंग के बाद मुज़ाकरात करते हैं और कोई वाज़ेह जीत का इशारा नहीं मिलता और ये फैसला नहीं होता कि कौन जीता है, तो फिर मुज़ाकरात इसी तरह 1 बाय 1 शिक के साथ होते हैं।
اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان رچ مٹیریل کے حوالے سے ٹرمپ نے جو دعویٰ کیا تھا اس حوالے سے انہوں نے کلیئرلی کہہ دیا ایران نے کہ ایران کی سرزمین سے یہ انرچ یورینیم نہیں جائے گی، اور جہاں تک $20 بلین کے منجمد اثاثوں کی بات کی جا رہی ہے وہ بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک طرح سے کمپنسیشن ہے۔ اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ 10,000 فوجی آ جاتے ہیں امریکہ کے، اس کے ساتھ ہی USS جیرالڈ آر فورڈ جو ہے جس پر ایران نے حملہ کیا تھا ریپیئر ہو کے واپس آ جاتا ہے، اور پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ جو ناکہ بندی ہے یہ تو کسی کی سمجھ میں آ ہی نہیں رہی، یہ ناکہ بندی تو عجیب و غریب سی ناکہ بندی ہے اور یہ ایک طرح سے مشکوک ہے اور یہ امریکہ کے گلے پڑنے والی ہے۔ لیکن پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جناب یہ ساری کی ساری جو تیاری ہے یہ زمینی کارروائی کے لیے کی جا رہی ہے، اور اگر امریکہ پیچھے ہٹ جاتا ہے تو یہاں پہ اسرائیل کی بقا کا مسئلہ پڑ جائے گا، اور اسرائیل کی بقا کا مسئلہ جہاں پہ ہو وہاں پہ امریکہ کا جو مرضی وہ ہو جائے، لیکن اسرائیل کے مفادات سب سے آگے ہوتے ہیں۔ تو اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت امریکہ کے اندر اس کی فوج کے پاس میزائلوں کی کمی ہے، ان کے جو اوپر دفاعی دباؤ ہے، انٹرسیپٹرز ان کے پاس ختم ہو گئے ہیں، سپلائی چین کے اندر انتہائی رکاوٹیں ہیں، اور انتہائی کمزور موریل ہے، اور گرمی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے۔ ڈیاگو گارشیا سے وہ آپریٹ کر رہے ہیں، گلف سے آپریٹ کرنے کی ان کو اجازت نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ زمینی حملہ امریکنز کے لیے ایک طرح سے بہت ہی خوفناک اور موت کا جال ثابت ہو سکتا ہے۔ اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ٹرمپ کی ٹویٹ سے یہ لگتا ہے کہ انہوں نے ابھی تک یہ فیصلہ ہی نہیں کیا کہ انہوں نے مذاکرات کرنے ہیں یا انہوں نے حملہ کرنا ہے۔ ایک ٹویٹ کے اندر وہ بم گرانے کی بات کرتے ہیں، اگلی ہی ٹویٹ میں وہ کہتے ہیں کہ بہت اچھے مذاکرات ہو رہے ہیں۔ اچھا، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ 40 روز کی جو جنگ ہے اس میں ایران یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ آپریشنل اور اسٹریٹجک برتری اس کو حاصل رہی ہے، اور یہاں تک کہ ٹرمپ بھی اسٹریٹ آف ہارموز کو اسٹریٹ آف ایران کہنے پر مجبور ہو گئے، اور انہوں نے اپنی ٹویٹ میں لکھا، اور اس کے ساتھ ہی وائٹ ہاؤس کے ترجمان نے بھی اس کو اسی طرح اسٹریٹ آف ایران کہہ کے آگے پوسٹ کر دیا۔ اب جو ڈیجیٹل سسٹمز ہیں، PLCs ہیں، یا جتنی بھی میزائل سسٹمز ہیں، یا آپ کے ایمفیبیس جو کہ خشکی پہ اور سمندر کے اندر چلنے والے کشتیاں ہیں، آپ کے ڈسٹرائرز ہیں، آپ کے اور ایئر کرافٹ کیریئرز ہیں، B-2 بمبار طیارے ہیں، یہ سب سائبر اٹیک سے متاثر ہو سکتے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ اس وقت ایران کے پاس 4,000 کلومیٹر رینج والا اسیسن میز نامی یہ جو ہتھیار ہیں، یہ اگر اس سسٹم کو PLC کو تباہ کر دیتے ہیں تو کچھ بھی ہاتھ میں نہیں رہے گا امریکہ کے، اور یہ سب کچھ تباہ ہو جائے گا۔ اور یہ اس سے پہلے 2010 میں بھی ایک دفعہ نشانہ بنایا گیا تھا جس کے بہت ہی خوفناک نتائج سامنے آئے تھے۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی یہ کہا جا رہا ہے کہ اس وقت ایک نیو ورلڈ آرڈر سامنے آ رہا ہے، اور یہ نیو ورلڈ آرڈر جو بڑی طاقتیں ہیں چین، روس اور امریکہ مل کے بنا رہے ہیں، اس میں جو درمیانے درجے کی طاقتیں ہیں جن میں پاکستان، سعودی عرب، مصر اور دیگر ممالک ہیں، ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ نیا ورلڈ آرڈر تشکیل تو نہیں دے سکتے، لیکن جو ورلڈ آرڈر اس وقت بن رہا ہے اس میں یہ ایک انتہائی اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ پاکستان کی جغرافیہ سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اس کے بعد پاکستان کے جوہری ہتھیار، پاکستان کی مضبوط فوج اور پاکستان کی علاقائی سفارتکاری، یہ وہ عوامل ہیں اس وقت جنہوں نے پاکستان کو ایک اہم مقام پر لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ اور اس وقت یہ پلاننگ ہو رہی ہے کہ جو امریکہ کی غلبہ پانے کی بالادستی کی جو حکمت عملی ہے اب وہ اس نئے ورلڈ آرڈر کے اندر نہیں چلے گی، کیونکہ چین نے اس کو مسلسل سائبر سپورٹ کر کے ایران کو اپنے جہاز ناکہ بندی کے باوجود وہاں سے گزار کے اس سسٹم کو چیلنج کر دیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر سے یہ آوازیں آ رہی ہیں کہ پاکستان اس موقع کو بینگ اپرچونٹی اویل کرے گا اپنی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے، اپنی عوام کی بہتری کے لیے اور دیگر چیزوں کو، اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے، کیونکہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہمارے پاس 3 مہینے کے مشکل سے برآمدات کے پیسے ہیں۔ اگر ہماری بیرونی سپورٹ رک جائے، آج رک جائے، تو آج ہماری معیشت جو ہے وہ کسی بھی بڑی بحران کا شکار ہو سکتی ہے۔ تو یہ وہ صورتحال ہے جس کی وجہ سے کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان کو اب اس موقع کو کیچ کرنا ہے، یا پھر یہ بات کرنی ہے کہ ہمارے پاس موقع آیا تھا اور ہم نے اس کو مس کر دیا۔ ایک موقع بھارتی پائلٹس کے پاس بھی آتا ہے، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو حساب کتاب ہمارے سامنے آیا ہے 2026 کے اندر
4 महीनों के अंदर 5 से 6 طیارے गिरा दिए। पहले हम ये समझते थे कि हर महीने एक طیارہ गिराते हैं, लेकिन अब तो अल्हम्दुलिल्लाह एक महीने में 2-2 طیارے भी गिराना शुरू कर दिए हैं। अब पुणे एयरपोर्ट का आपको 2 दिन से खबरें आ रही होंगी कि रनवे बंद हो गया, 90 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख हो गई और फलां ढिमका। अच्छा, उसके बारे में अभी तक त्यारे का नहीं बताया गया, ना इंडियन एयरफोर्स ने कुछ कहा इस हवाले से। कुछ ने ये कहा कि SU-30 MK-1 लैंडिंग कर रहा था, हार्ड लैंडिंग करना पड़ गई, उसको आग लग गई, पायलट इजेक्ट कर गया, वो महफूज है और ये सारा कुछ। लेकिन वहीं से ही भारत से ही ये खबरें आ रही हैं कि वहाँ पे डसाल्ट एविएशन का भी एक ऑफिस है, वहाँ पे काफ़ी बड़े पैमाने पे राफेल्स का भी काम किया जाता है, तो शायद ये एक राफेल गिरा है। लेकिन राफेल गिरने की खबर तो ज़ाहिर सी बात है हमें भारत से तो नहीं मिलने वाली, क्योंकि इससे पहले भी ट्रंप बताते हैं कि कितने त्यारे गिरे हैं, उनमें कितने राफेल थे, कितने महंगे थे, 250 $250 मिलियन के त्यारे थे। लेकिन अभी तक ना तो जो कंपनी है उसने कोई ज़ुबान अपनी खोली है इस हवाले से, और ना ही भारतीय एयरफोर्स ने ये बताया है कि उनके कितने राफेल त्यारे अब तक तबाह हो चुके हैं। लेकिन दूसरी बुरी खबर आप ये सुन लें, 3 बहरी जहाज़ों के ऊपर ईरान ने फायरिंग की, मिसाइल फायर किए, गोलियां चलाई, जो बोट है उससे फायरिंग की गई, और उनमें से 2 जो थे वो भारत के थे, और भारत इससे तलमला उठा। उसने फौरी तौर पे जो ईरानी सफ़ीर है उसको बुलाया है दफ्तर ख़ारजा के ऑफिस ख़ारजा सेक्रेटरी के पास, और उन्होंने कहा है कि जनाब ये तो बड़ा मामला ख़राब है, आपने हमारे टैंकरों के ऊपर फायरिंग कर दी है, हमें बताएं ये क्यों किया है। क्योंकि ईरान के जो हुक्मरान हैं उनको ये पता होना चाहिए कि भारत या हिंदुस्तान को इस हवाले से कितनी ज़्यादा तकलीफ़ है। इससे पहले भी आप हमारे साथ कोऑर्डिनेट करते रहें जहाज़ों को रास्ता देने के लिए, तो दोबारा ये मामला जारी करें और हमारे जहाज़ों को दोबारा वहाँ से गुजारें। बहरहाल ये इस वक्त सूरत हाल चल रही है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि 8 त्यारे वहाँ से टैंकर गुजर चुके थे, जिनमें से कहा जा रहा है कि 4 LNG की टैंकर भी थे। लेकिन उसके बाद से अब दोबारा वही पुराना सिस्टम राइज हो चुका है। वहाँ से टैंकर जो भी गुजर रहा है उसको टूल टैक्स देना पड़ रहा है ईरान को, और जो ईरान को टूल टैक्स दे के आगे आएगा उसको आगे जो अमेरिका की नाकाबंदी है वो नहीं गुजरने देगी। तो ये इस वक्त सूरत हाल हुई है, और कोशिश ये की जा रही है कि इस मामले को हल कर दिया जाए, और मुझे ये उम्मीद है कि ये मामला यकीनी तौर पे जल्द हल हो जाएगा, क्योंकि ईरान ने अपनी एयर स्पेस को खोल दिया है, फ़िज़ाई रूट्स जो है इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के लिए उन्होंने ओके कर दिए हैं, और चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, क्योंकि दोनों ताकतों के पास इस वक्त ये चॉइस नहीं है कि वो जंग को दोबारा शुरू करें। हाँ, धमकियाँ ज़रूर दे रहे हैं, और वो धमकियाँ सिर्फ इसलिए दी जा रही है कि जो चीज़ें मैदान जंग में हासिल की थी वो कहीं मुज़ाकरात की टेबल पर हार ना जाएं, क्योंकि अगर आपने मुज़ाकरात की टेबल पर हार दी तो फिर अवाम आपको नहीं छोड़ेगी, और जो आपकी पब्लिक ओपिनियन होती है, मीडिया का जो खेल होता है, और जिस तरीके से आपके मुखालफिन उसको एक्सप्लॉइट करते हैं, ये इंतहाई खौफनाक मंजर होता है, और ये मोदी जो है इसका सामना कर चुका है। इस हवाले से आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, आइंदा तक ले जा दीजिए। अल्लाह हाफिज़।